इन्वेस्टमेंट भी बनाए और फिर सुनिए एक बार, कितने डेथ केस में जब हम जेल में रहते हैं तो कितनी सिटीजन से अकाउंटिंग की जा सकती है? तीन तरीके से, ट्रेड एक्सपेंस मारना फर्स्ट हो गया, कैपिटलाइज एक्सपेंस मारना सेकंड हो गया, बट मैंने क्या था सेकंड का एक नेम और है और वो है इन्वेस्टमेंट मारना। बट लास्ट में क्या था कि इन्वेस्टमेंट भी मारना है और रिजर्व भी बनाना है। इस वे में फर्स्ट टू मेथड जो है वो हमने डिस्कस किए हैं और मैंने कहा दोनों की एंट्रीज तो बिल्कुल सेम थी। ट्रेड एक्सपेंस एज्यूम करें या कैपिटल एक्सपेंस एज्यूम करें, अकाउंटिंग दोनों की कंप्लीटली सेम है। अमाउंट जरूर अलग रहेगा, अमाउंट इसमें सेम नहीं होता है, अमाउंट अलग होता है। ठीक है, तो किस तरह से करना है वो हम बात करेंगे थर्ड केस में। और थर्ड केस के अंदर भी मैंने काफी हद तक बता दिया था कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले प्रीमियम का अमाउंट पे किया जाता है। सबसे पहले प्रीमियम का अमाउंट पे किया जाता है और प्रीमियम का अमाउंट जब हम पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर जेएलपी अकाउंट दिया टू बैक। ये प्रीमियम को पेड करने की एंट्री होती है। बट इसके बाद थर्ड केस में आई मीन जब इन्वेस्टमेंट भी हम इसको अज्यूम करें और रिजर्व भी बनाएं तो सेकंड एंट्री जो होती है वो रिजर्व बनाने की होती है। सेकंड जो एंट्री हम पास करते हैं बनाते हैं वो किसकी होती है? रिजर्व बनाने की। और मैंने कहा था किसी भी तरह का एनी टाइप्स ऑफ रिजर्व जो भी होगा वो ऑलवेज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाया जाएगा। इतनी एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जेएलपी रिजर्व, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जेएलपी रिजर्व। फिर उसके बाद क्या होगा? एंड ऑफ एवरी ईयर हम जेएलपी रिजर्व को जेएलपी ट्रांसफर भी करते हैं और इसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी, जेएलपी रिजर्व अकाउंट दिया टू जेएलपी। तो ये जो थ्री एंट्रीज मैंने बताई है वो है एवरी ईयर की। कब की है? एवरी ईयर के लिए ये एंट्रीज की जाती है। पर डेथ ईयर में कौन सी एंट्री होगी? तो मैंने कहा था सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अमाउंट ड्यू करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ड्यू करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर पार्टनर से डेथ हुई है सो आप हमें क्लेम दीजिए। तो पहले हम ड्यू करेंगे। ड्यू करने के बाद हम क्या करेंगे? जो अपना जेएलपी रिजर्व है हम उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे? क्लेम रिसीव की एंट्री करेंगे और जब क्लेम रिसीव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्लेम ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ तो जेएलपी रिजर्व ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर जेएलपी रिजर्व ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ ट्रांसफर हो रहा है क्लेम। आई बात समझ में? यहाँ ट्रांसफर हो रहा है क्लेम। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए जेएलपी ड्यू की एंट्री बताइए क्या एंट्री होगी? जो हम क्लेम ड्यू करेंगे ना उसकी एंट्री क्या होगी बताइए जल्दी से। क्लेम ड्यू करने की जो एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, समझा दी है। क्या एंट्री बनेगी क्लेम ड्यू करने की? वो कैन टेल मी फास्टली। तो देखिए क्लेम ड्यू करेंगे तो किससे अमाउंट लेना है? इंश्योरेंस कंपनी से हमें अमाउंट लेना है। इट मींस अपने लिए फर्म के लिए एसेट होगी और एसेट्स तो ऑलवेज डेबिट होती है। एसेट्स ऑलवेज डेबिट होती है, इसलिए एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया। लिख देता हूं मैं, इंश्योरेंस कंपनी
अकाउंट DR2। अब इसमें ड्यू क्या कर रहे हैं, हम ड्यू कर रहे हैं जेएलपी, इसलिए एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी का डेबिट टू जेएलपी। ठीक है, और इसके बाद जब इसको रिजर्व हम ट्रांसफर करेंगे तो इसकी भी एंट्री आपको मैंने बता दी है, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। चलो ठीक है, क्लेम रिसीव करने की क्या एंट्री होती है, क्लेम रिसीव करने की क्या एंट्री होती है। तो क्लेम रिसीव करने का मतलब हमारे पास अमाउंट आएगा, बट वो अमाउंट बैंक में जाएगा और बैंक को रिसीव होगा, और बैंक बैलेंस एसेट्स है। अब वो इससे डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू, अमाउंट हमें किसने दिया, हमें अमाउंट दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, इसमें हम सीआर किसको करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को हम सीआर करेंगे। और जब हम लोग क्लेम रिसीव कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लेम रिसीव करने के बाद हम उस क्लेम को पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी जेएलपी अकाउंट DR2 ऑल पार्टनर्स। इस तरह से आपको ये एंट्रीज करनी है। क्या आपके ये 4 एंट्रीज, ऑल 4 एंट्रीज आपके प्रॉपर वे में समझ में आ गई, अंडरस्टूड? रिप्लाई कीजिए, क्या एंट्रीज आपको समझ में आ गई है? फर्स्ट टाइम नहीं समझाई जा रही है, लास्ट 2-3 डेज से हम इन्हीं एंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, सभी रिप्लाई कीजिए, क्या सबके समझ में आ गई? अभिषेक समझ में आ गया आपके? क्या आपके समझ में आ गया है? ठीक है, देखिए अभी जो एंट्रीज की हम कौन से ईयर में है, डेथ ईयर। कौन सी ईयर में एंट्री है, डेथ ईयर। क्लियर? अब एक बात बताइए, क्या तीनों ही कंडीशन में, ये तो थर्ड वाली कंडीशन थी आपको कि इन्वेस्टमेंट ही बनाना है और रिजर्व ही बनाना है, ठीक है, पर मैं कह रहा हूं तीनों कंडीशन, आई मीन ट्रेड एक्सपेंस अज्यूम करें तब, कैपिटल एक्सपेंस अज्यूम करें तब, और लास्ट में रिजर्व बनाए तब, तीनों केस में डेथ ईयर में क्या एंट्री सेम होती है या कुछ चेंज है? तीनों कंडीशन में 1 2 3 तीनों कंडीशन में क्या डेथ ईयर में एंट्री सेम है या अलग है, कोई चेंज है? चेंज है तो कितना चेंज है ये भी मुझे आपको समझाना है, वैसे तो मैंने पूरा आपको समझा दिया है, फिर भी मुझे आपको बात बतानी है फिर से। तो देखिए कौन बता सकता है मुझे कि सेम है या नहीं, क्या सेम है? वन एंट्री एक्स्ट्रा कौन सी कंडीशन में है? आपका रिप्लाई मिला मुझे कि वन एंट्री एक्स्ट्रा है, तो कौन सी कंडीशन में, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? कौन सी कंडीशन में एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी और वो कौन सी है, वो एंट्री कौन सी है? तो बताता हूं, ये एंट्री, ये जो एंट्री है वो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में नहीं हो सकती। ये जो एंट्री है जेएलपी रिजर्व को ट्रांसफर करने की, वो फर्स्ट कंडीशन में नहीं हो सकती, सेकंड कंडीशन में भी नहीं हो सकती। क्यों? जब रिजर्व बनाते ही नहीं है, जब रिजर्व बनाते ही नहीं है तो फिर ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? करेंगे। इट मींस फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में आपको फर्स्ट एंट्री देनी है, ये वाली एंट्री देनी है, ये वाली देनी है, ये एंट्री आपको केवल थर्ड केस में देनी है जब आप रिजर्व बनाओगे। क्या अब आपकी बात अच्छे समझ में आ गई है? क्या अब आपके ये बात अच्छे से समझ में आ गई है? गुड।
अब हम एक और बात करेंगे। एंट्रीज की सारी बात हो चुकी है, पर मैंने कहा था कि एंट्रीज सेम होते हुए भी अमाउंट चेंज होता है, अमाउंट की कैलकुलेशन अलग तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं, बट इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू ये बात समझाऊंगा। तो इसी मैटर में वाला एग्जांपल देखते हैं। डेथ केस में जो जेएलपी के हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि पूरी बात आपके अच्छे से समझ में आ जाए। मैं तो निकाल लेता हूँ एग्जांपल कौन सा है, चेक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा एग्जांपल करना है, आप भी चेक कीजिए। हम बात कर रहे हैं डेथ के केस में जेएलपी की कौन कौन सी एंट्रीज होती है। अभी तक जो हमने एग्जांपल किए थे, मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो एग्जांपल हमने डेथ के केस में नहीं किए थे, वो हमने सारे एग्जांपल जो किए थे वो रिटायरमेंट के केस में किए। मैं मेरी बुक में आपको बता देता हूँ मैं कि उस कंडीशन के एग्जांपल कौन कौन से हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो आई थिंक 25 देखिए आप एक बार। हाँ, तो मैं आपको समझाता हूँ कि वो है कहाँ से। आप निकालिए एग्जांपल नंबर 24। यस, एग्जांपल नंबर 24। 23 SLP का है और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं JLP का, ठीक है। तो 24 एग्जांपल आप निकाल लीजिए। 23 SLP का है, जॉइंट लाइन पॉलिसी का नहीं है। हम जॉइंट लाइन पॉलिसी वो भी डेली बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं। तो क्या सबने 24 एग्जांपल अपने बुक में निकाल लिया है? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो समझाता हूँ, आप ध्यान देना प्रॉपर्ली। A, B, and C are partners in a firm, sharing profit in the ratio of 3:2:1. There are three partners, A, B, C. Ratio है 3:2:1. ठीक है। उसके बाद बात करें आगे, तो इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। Firm took a joint life policy for ₹60,000 और जो जेएलपी का अमाउंट है वो है 60,000 रुपीज, यानी कितने रुपए की पॉलिसी दी गई है। अब पॉलिसी लेते हैं तो ये अमाउंट तो हमें उस केस में मिलेगा जब वो कंडीशन, आई मीन डेथ कंडीशन है तो डेथ होने पर, और रिटायरमेंट की कंडीशन है तो रिटायरमेंट होने पर कितना पैसा मिलेगा ये पॉलिसी। बट पॉलिसी कराने के लिए एवरी ईयर कुछ प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है तो गिवन है हमारे पास कि एवरी ईयर 5,000 रुपीज की जो प्रीमियम पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट है वो पे करते हैं। प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंस कह दो या ट्रेड एक्सपेंस कह दो, बात एक ही है। बिजनेस एक्सपेंस कह दो या ट्रेड एक्सपेंस कह दो, बात एक ही है। तो बताइए कौन सी कंडीशन हुई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सी कंडीशन हम इसमें यूज करने वाले हैं? बताइए जल्दी से बताइए। यस, इसमें फर्स्ट कंडीशन यूज होगी कि
क्योंकि बिजनेस एक्सपेंस मींस ट्रेड एक्सपेंस। चलो ठीक है। अब देखिए एंट्रीज किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, इनको मैं इस करता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ इन एवरी ईयर। सबसे पहले बात करेंगे कि हमें एवरी ईयर में कौन कौन सी एंट्रीज पास करनी है, उसके बाद हम आगे अपनी बात करेंगे। तो बताइए एवरी ईयर में सबसे पहले एंट्री कौन सी होती है। तो मैंने बताया था कि एवरी ईयर में सबसे पहली जो एंट्री होती है वो प्रीमियम को पेड करने की होती है। और प्रीमियम को जो पेड करने की एंट्री होती है वो क्या पेड करना है, मैंने कहा था या तो क्या लिख सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर, और मैंने कहा हम जेएलपी भी यूज कर सकते हैं। तो पेमेंट करेंगे तो अमाउंट जाएगा, और प्रीमियम का अमाउंट एवरी ईयर में कितना है 5000। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है? और पॉलिसी कब ली है वो डेट भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013 हमें डेट ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए जब हमने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है तो एंड ऑफ द ईयर हम एंड ऑफ द ईयर मींस 31 मार्च 14 को इस इंश्योरेंस प्रीमियम को हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में, और एंट्री मिलेगी पीएनएल अकाउंट DR2 इंश्योरेंस प्रीमियम, पीएनएल अकाउंट DR2 इंश्योरेंस प्रीमियम। अमाउंट वही आएगा, अमाउंट वही आएगा जो हमने प्रीमियम पे किए है, लेकिन ऐसा ओनली फर्स्ट केस में होता है। तो होता है फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में जितना प्रीमियम हम पे करते हैं उतना ही अमाउंट हम पीएनएल में भी ट्रांसफर करते हैं। मैं ओनली बात कर रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन में लिसन प्रॉपर्ली, फर्स्ट कंडीशन में जितना अमाउंट हम प्रीमियम का एवरी ईयर पे करते हैं उतना ही अमाउंट हम पीएनएल में भी ट्रांसफर करते हैं। जैसे 5000 रुपीस प्रीमियम का पे किया तो 5000 ही पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों की? क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? तो आगे देखिए, अब पार्टनर फर्म से जो पार्टनर डेथ हो रही है वो कब हो रही है? पार्टनर की डेथ कब हो रही है? 5 अप्रैल 16। तो अभी एवरी ईयर जो ईयर चल रहा है, अभी हम रिसीव की मीटिंग कर सकते हैं। क्यों रिसीव इसके लिए नहीं हुआ? दिस ईयर में पार्टनर को पॉलिसी मिलेगी, अमाउंट मिलेगा, तब रिसीव करेगी। अभी तो डेट नहीं है ना, अभी डेट तो स्टार्ट नहीं हुआ। तो फिर से क्या करेंगे, वही एवरी ईयर की इट मींस 1 अप्रैल। इस बार क्या जाएगा 14। मैं यहाँ बनाता हूँ तो याद रखें, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर चल रहा है। फर्स्ट ईयर लिख दिया, अब चल रहा है सेकंड ईयर। ठीक है, ये दो एंट्री कौन सी एंट्री है? फर्स्ट ईयर की है। अब दो एंट्री सेकंड ईयर होगा। प्रीमियम पे करते हैं स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर और पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं एंड ऑफ एवरी ईयर। तो अगले वर्ष का स्टार्टिंग आएंगे, अगले वर्ष की फर्स्ट ईयर पे ही होगी ना, एंट्री क्या होगी? एंट्री किसने? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR2 बैंक, और 31 मार्च 15 को जो एंट्री होगी वो होगी पीएनएल अकाउंट DR2 इंश्योरेंस प्रीमियम। अब प्रीमियम का अमाउंट तो यहाँ पर भी 5000 है, तो यहाँ
पहुंच जाए। और मैंने कहा था पहली कंडीशन में जितना प्रीमियम होता है उतना ही पेडब्ल्यू भी ट्रांसफर किया जाता है। क्या ये अपनी समझ में आ गया लोगों ताकि मैं आगे बात करूं? ओके, अब देखिए फिर से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ईयर फिर से रैंक वाला था, थर्ड ईयर स्टार्ट किया 1 अप्रैल 15 को फर्स्ट एंट्री करेंगे। इस बात की वही एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक अमाउंट 5,000 रुपए और 31 मार्च 16 तो इस एंड है, उसमें हम क्या करेंगे, हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे और पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए जो भी पीएनएल हम देंगे इसको ट्रांसफर करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई है? यहाँ तक सेम ही चल रही है। अब फोर्थ ईयर स्टार्ट होता है अपना 1 अप्रैल 16 भी आ गया और स्टार्टिंग डेट ऑफ ईयर में हम क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। एंट्री फिर से वही इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक, अमाउंट भी वही 5,000 रुपए। अब देखिए, आई होप यहाँ तक तो सबकी बात समझ में आ गई है, लेकिन अब कुछ चेंज होने वाला है। मुझे बताइए क्या अब भी हम अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर करें क्या? अब तक हम प्रीमियम पे कर रहे थे, फिर पीएनएल ट्रांसफर कर रहे थे, फिर प्रीमियम पे कर रहे थे, पीएनएल ट्रांसफर कर रहे थे, फिर प्रीमियम पे कर रहे थे, पीएनएल ट्रांसफर कर रहे थे। क्या 2016 में भी हम ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, करेक्ट आंसर है आपका। रीजन पता है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रीजन ये है कि वर्ष के अंत होने से भी इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रांसफर किया जाता है एंड ऑफ द ईयर। वर्ष के अंत में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वर्ष का अंत होने से पहले तो पार्टनर का ही अंत हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई। इस केस में हम प्रीमियम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फिर से बात करूंगा मैं, पीएमएल ट्रांसफर वर्ष के अंत में करते हैं। अभी तक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पार्टनर की डेथ रही थी, वर्ष के अंत तक वो जेल टेस्ट में ट्रांसफर कर रहे थे। बट इस वर्ष में प्रीमियम तो पे कर दी और 5 अप्रैल को पार्टनर की डेथ हुई है, यानी प्रीमियम पे करने के बाद डेथ हो गई। बट इस ईयर के कंप्लीट होने से पहले ही डेथ हो गई। अब अपना ईयर स्टार्ट करना सर, ये तो एवरेज डेट थी। अब अपना कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया? डेथ ईयर। कौन सा स्टार्ट हो गया? डेथ ईयर। अब जो पेमेंट होगी डेथ हो चुकी है, यहां तक डेथ नहीं हुई थी इसलिए वो इसका पार्ट है एवरेज डेट पार्ट उसको यूज करेंगे। अब डेथ हो गई तो बताइए डेथ ईयर में सबसे पहले कौन सी एंट्री करते हैं? डेथ ईयर में सबसे पहले कौन सी एंट्री करते हैं? मैंने आपको बताया था डेथ ईयर में सबसे पहले कौन सी एंट्री करते हैं, बताइए। वेरी गुड, ड्यू करेंगे। जल्दी बताओ ड्यू नहीं करोगे और कब करेंगे? जिस दिन डेथ हो उस दिन ड्यू करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन डेथ होती है उसी दिन हम ड्यू करते हैं। क्या एंट्री बनेगी? 5 अप्रैल 16 इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू जेएलपी। कितना ड्यू करेंगे? जितने की पॉलिसी थी उतना ड्यू करेंगे। कितना ड्यू करेंगे? जितने की पॉलिसी थी उतना ड्यू करेंगे। ड्यू करने के बाद क्या अमाउंट भी इसीलिए हमें रिसीव हो रहा है क्या? 5 अप्रैल को हमने पॉलिसी ड्यू की है, अमाउंट 5 को नहीं मिल रहा, अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है 8 को। बट डायरेक्टली रिसीव कभी भी नहीं होता, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। ड्यू हमने कर दिया, ड्यू तो हमने कर दिया, अब हम उसको रिसीव करेंगे। तो रिसीव कब करेंगे? 8 अप्रैल को।
आपके पास क्वेश्चन है, वहां देखिए क्लियरली गिवन है कि अमाउंट रिसीव कब हो रहा, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट पूरा 7,000 मिल जाएगा, अमाउंट कितना मिल जाएगा, पूरा 7,000 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी दिन 8 अप्रैल को ही पहले बताइए थर्ड एंट्री कौन सी होगी, फर्स्ट मैंने समझा दी, सेकंड वाली वैसे तो मैंने सारी एंट्री समझाई है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि थर्ड एंट्री कौन सी होगी, थर्ड एंट्री कौन सी होगी बताइए। ड्यू कर दिया, पॉलिसी रिसीव भी कर दी, ट्रांसफर, क्या एंट्री बनेगी, हम जेएलपी के अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, जेएलपी का दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, क्या ये बता सकते हो आप मुझे, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो। तो मैं बताता हूं आपको, हमने इस साल के स्टार्टिंग में कितना अमाउंट पे किया था, हमने इस साल के स्टार्टिंग में कितना अमाउंट पे किया था, 5,000 पे, पॉलिसी का अमाउंट 5,000 पे किया ना, लेकिन इसको पेमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वर्ष के पूरा होने से पहले ही पार्टनर की डेथ हो गई। तो जब हमें अमाउंट कितना मिलेगा, हमें अमाउंट 60 मिलेगा ना पॉलिसी का प्रीमियम का यहाँ से, तो वो 5,000 रुपए जेएलपी में से कवर करेंगे, इसमें से कवर करेंगे, उस अमाउंट को हम जेएलपी में से कवर करेंगे, तो 7,000 मिला, लेकिन 5,000 रुपए का खर्चा हो गया, क्योंकि पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो तो पे कर चुके थे, पे करने के बाद पार्टनर की डेथ हुई है, जब पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा 60,000 तो 5,000 से डिडक्ट हो जाएंगे, 5,000 रुपए 5,000 रुपीज इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, और रिमेनिंग अमाउंट है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू टेल मी हाउ मच अमाउंट will be distributed in partners capital account, how much, कितना अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। हाँ मैंने समझा है, 60,000 रुपीज हमें रिसीव हुआ है, ठीक है, 5,000 में पेमेंट किया था, बट इसको पेमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सके थे, तो किसमें इसे कवर करेंगे, पहले तो पेमेंट में से कवर करते थे एवरेज केस में, बट यहाँ तो पहले ही बात हमने हो गई, इसलिए उस केस में हम ऑलवेज किसमें से कवर करेंगे, उस केस में हम लोग कवर करेंगे जेएलपी में से, जेएलपी का नेट जो हमारे पास बचेगा 55 बचेगा, इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ 55,000 होंगे, और इस 55,000 रुपीस को जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आएगा सबका सबसे फर्स्ट। अब यहाँ पे नाम, ये मेरा नाम लिख दो, इज कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, 27,500, 18,333, 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 to 1 में 9,167। इस तरह से ये अपना एग्जांपल नंबर 24 कंप्लीट हुआ। क्या सबके समझ में आ गया है, क्या सबके समझ में आ गया है। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, ठीक है, और क्या हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी का है, अभी जितना टाइम हमारे पास रिमेनिंग है उसमें वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। एंट्रीज मैंने कहा सेम रहेगी, किसी भी एंट्री में सेकंड केस में कोई चेंज नहीं होगा, अमाउंट का चेंज होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में दोनों काम कर लेंगे, सेकंड कंडीशन को भी प्रॉपर्ली हम लोग स्टडी कर लेंगे और
थर्ड कंडीशन को भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। ओके, तब तक आप लोग भी ये करना कि उसको थोड़ा सा सेल्फ लेवल पे, क्योंकि एंट्री आपको मैंने समझा दी है, एंट्रीज को समझने की कोशिश करना। अमाउंट आपको मैं बताऊंगा, अमाउंट आपको मैं बताऊंगा, एंट्रीज आपको बता रखी है, आप एंट्रीज को ही एक बार रिपीट करना। कल आपका कुछ नोट्स के साथ दोनों ही कंडीशन में नेक्स्ट जो 2 कंडीशंस हैं उसमें आपके समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।